बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। शहर इक़्तिदार में कुछ अहम मीटिंग्स जारी हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत इस वक्त सर जोड़े बैठी है, क्योंकि कुछ प्लान्स में तब्दीलियाँ हो रही हैं और वैसे भी मौलाना की वापसी हो गई है। तो अब आगे आने वाले दिनों में ये मीटिंग्स जो हैं ये एक्सपेडाइट होनी है, कुछ और डिसीजंस होने हैं इत्तेहाद के हवाले से भी। तफसीलात आपको बताता हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं सोच रहा था कुछ देर पहले, एज अ नेशन हमारी प्रायोरिटीज़ किस तरफ जा रही हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। हो क्या रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है और हम कर क्या रहे हैं, दोनों चीज़ें बिल्कुल मुतजाद समत में जाती दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था हमारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कहाँ पर जाके फॉल कर रहा है, हमारा ह्यूमन राइट इंडेक्स वो कितना नीचे गिर गया, हमारा जो टेररिज्म इंडेक्स है उसमें हम कहाँ पर रैंक कर रहे हैं, हम इंटरनेट के मामले पर, ये डिजिटल वाला जो सारा मामला है इस पर कहाँ पर रैंक कर रहे हैं, इसमें भी पीछे जाते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर फोकस होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, वो पूरी अटेंशन इस टाइम इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को मिल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। वो हमने देखा ना, एक वो पहले खातून टिकटॉकर भी थी, वो कुछ प्रवोक करते हैं ना, जैसे कुछ लोग हल्का सा प्रवोक किया बस सारे उसी की तरफ स्पेशल नशिस्तें हो रही हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिससे पता नहीं क्या एक ही चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तानियों का शायद इंटरेस्ट है कि यही हमको देखना है, यही हमको सुनना है। थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ हमें डिफरेंट करनी पड़ेंगी, जो असल कोर इश्यूज़ हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। एनीहाउ, थोड़ा सा पॉलिटिकल मामलात की तरफ आते हैं। बेसिकली इसलिए आना पड़ता है क्योंकि ये वो कोर इश्यूज़ हैं जिनको फ़ौरन हल होना है और फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी पोलराइजेशन अगर कम हो जाए तो सारे मामलात सीधे हो जाएंगे। एनीवेज, इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन में इस वक्त का माहौल वो आपको बता देता हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का एक अहम इजलास जारी है, जो दस्तयाब आला क़यादत है उनको बुलाया गया है। कल इजलास पेशावर में हुआ था, आज इस्लामाबाद में जारी है। ये बैक टू बैक इजलास बेसिकली क्यों हो रहे हैं, इसलिए कि पीटीआई को जो दरपेश एक मसला है इमरान खान की रिहाई और उसके लिए लाहे अमल अब क्या किया जाए, क्योंकि बार बार एहतजाज की कॉलें दे दे के अब फाइनल कॉल के बाद अब आखिर में क्या बचता है, क्या करना है। तो वो ऑब्वियसली एक तो ऑप्शन ग्रैंड अलाइंस वाला है, मौलाना के साथ इत्तेहाद वाला, और दूसरा पीटीआई के पास सोलो फ्लाइट का ऑप्शन है। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। कल अडयाला के बाहर हमने देखा पीटीआई के लोगों ने एक एहतजाजी रैली निकाली, उसको बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। मैंने देखा कुछ इंटरनेशनल सतह पे भी कुछ लोगों ने उसको ऑब्ज़र्व किया कि अडयाला रोड के ऊपर जहाँ पर जेल है वहाँ पर लोग निकले हुए हैं एहतजाज करने के लिए। तो कल जो इजलास हुआ था पेशावर में, उसमें इतला ये है कि इस बारे में डिस्कशन हुई, अडयाला के बाहर कैंप और एहतजाज, ये वो सारा मामला जो कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि नाकाबिले अमल है। फौरी तौर पे इस पे अमल शायद ना हो पाए, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है। करने को तो करना चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है। तो जो पीटीआई पंजाब की क़यादत है वो इस बात के लिए वो क्या कह रहे हैं कि करना चाहिए हमें, क्योंकि बार बार एक बार आता है ना पीटीआई पंजाब पे कि ये कुछ नहीं कर सके। खैबर पख्तूनख्वा से लोगों ने हर बार अटैम्प्ट की, तो इस बार जो पीटीआई पंजाब है, चूँकि क़यादत चेंज हुई, आलिया हमज़ा आई यहाँ पर, इन्होंने बहुत सारे कन्वेंशंस करने की कोशिश की, लोगों को इंगेज किया, थोड़ा मोटिवेट किया, तो इनको लगता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए, घरों में बैठने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से पीटीआई पंजाब की जो इस वक्त की कुछ लीडरशिप है वो ज़ोर लगा रही है कि नहीं, हमें जाना चाहिए इस तरफ। लेकिन वो लोग जो सियासी फ़ैसलों में शामिल हैं या मरकज़ी क़यादत जिसे कहा जा सकता है, वो थोड़ी सी रिलक्टेंट है, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ किया जाए। और फिर अगर आगे कोई फ़ाइनल तहरीक की तरफ जाना है या कोई कंसेंसस पैदा करना है ग्रैंड अलायंस के साथ, तो इस किस्म के सोलो फ्लाइट जो है वो उसको डिस्टर्ब कर सकती है। और अगर बिलफर्ज ईद के बाद कोई तहरीक चलानी है तो उससे पहले अगर लोगों की गिरफ्तारियां एक बार फिर हो गई, अभी तो 26 नवंबर वाले जो है वो नहीं रिहा हो गया है। हमने रोज़ देखा कि कैदियों की रिहाई हो रही है, कोई किस जेल से, कोई अटक जेल से निकल रहा है, कोई जेहलम जेल से निकल रहा है, कोई अडयाला जेल से निकल रहा है। इतने लोग रिहा होने के बावजूद अभी तक पेंडिंग है, यानी इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं कि अभी तक लोग पेंडिंग है। और कभी किसी जगह पे हम देख रहे हैं लोग फूलों के हार पहना रहे हैं आने वालों को, तो मतलब ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो मरकज़ी क़यादत जो है वो इस बात पर भी थोड़ी वो उनको तशवीश हुई कि ये बात, या अगर प्लानिंग भी थी तो ये मीडिया की हद तक क्यों गया मामला, या इतना हाईलाइट इसको क्यों किया गया कि वर्कर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इतनी बढ़ा दी गई। एनीहाउ, अभी इस बारे में एक और इजलास इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जारी है इस्लामाबाद में, और इसमें भी मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जाना है कि अगर ये नहीं करना तो फिर और करना क्या और किस तरफ जाना है। उस सिलसिले में एक तो मौलाना साहब वापस आ गए बैरून मुल्क से उम्रे की अदायगी से, तो अब डेफिनेटली ग्रैंड अलाइंस की तरफ मामला जाना है।
इस पर इत्तफाक तो हो चुका, मौलाना का भी और पीटीआई का भी और बाकी जमातों का भी, कि ग्रैंड अलायंस बनना है। लेकिन उस इत्तफाक से जो मामला क्या कहते हैं फाइनलाइज होने तक, उसमें थोड़ा सा डिले है कि फाइनलाइज किस शेप में होगा, इसकी सरबराही कौन करेगा। और मौलाना की एक बात जिसके ऊपर उनकी अपनी जमात भी और कुछ और लोग भी इस अलायंस में जो शामिल है, वो ये ज़ोर दे रहे हैं कि जब भी कोई डिसीजन करना हो तो फिर अडयाला की तरफ देखते हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो तो कोई चीज़ फाइनलाइज हो, तो उसमें तो 2-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। तो वो जो राइट टाइम पे फ़ौरन डिसीजन लेना होता है उसमें डिले हो जाता है। तो उस सिलसिले में कोई लाहेमल ऐसा बनाया जाए या पीटीआई की क़यादत में से कोई एक शख्स ऐसा नॉमिनेट हो जाए जिसके पास पूरे इख्तियारात हो कि वो ये डिसीजन कर सकता है, इमरान खान के बिहाफ पे वो ये डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता। अगर बैरिस्टर गौहर है तो वो करें, अगर उमर अयूब हैं तो वो करें। तो ये उनकी एक तरफ से डिमांड आ रही है। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान ने कई दफ़ा ये इख्तियार जो है ये उमर अयूब साहब को दिया है कि अगर वो कोई डिसीजन करना चाहें एट द मोमेंट ऐसा जिसमें इमरान खान साहब तक दस्तरस ना हो और वो कोई डिसीजन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है। लेकिन फिर भी वो सारे रिलक्टेंट हो जाते हैं कि नहीं, हम फिर भी इमरान खान से मुलाकात करके उनकी मुशावरत से करेंगे। हर कोई ये चाहता है कि भाई इस फ़ैसले का बोझ, किसी भी किस्म के फ़ैसले का बोझ जो है वो हमारे ऊपर ना आए। इमरान खान तो सब बर्दाश्त कर लेगा। और कुछ है भी ऐसा कि इमरान खान कोई भी डिसीजन ले लेना, वो किसी हद तक गलत हो सकता है, किसी हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं नो मैटर व्हाट कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लोग कहते हैं ठीक है, इमरान खान ने फ़ैसला किया, ठीक ही होगा। किसी को निकालना है, किसी को रखना है, इमरान खान ने डिसीजन लिया है तो ठीक है। अगर और कोई करेगा तो फिर उसमें लोग थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं कि यार हम कैसे ये बोझ लें। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अब मौलाना वापस आए हैं तो आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद एक फ़ाइनलाइज शक्ल में जाना ही जाना है, क्योंकि अप्रैल में इनका इरादा है कोई ना कोई मूवमेंट चलाने का। इसमें एक और रुकावट जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ऐसे बराह रास्त रुकावट तो नहीं है, लेकिन चूँकि मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर एक दूसरे के बहुत सख्त हरीफ हैं, इनकी राइवलरी रही है इनके हलके में और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं, तो कैसे ये दोनों इकट्ठे हो पाए। अली अमीन गंडापुर एक हद तक तो पार्टी की सतह पर ये ठीक है, उन्होंने कहा कि आप कर लें मौलाना से बात, क्योंकि इमरान खान का मसला है और एक अलायंस की शक्ल में हम जाना है, तो इसका फ़ायदा अगर इमरान खान को होता है तो वो तैयार हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है दोनों की जानिब से कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है, इधर मौलाना की तरफ से भी, उधर अली अमीन की तरफ से भी। तो इसका बीच का कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आपको याद होगा इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम भिजवाया था ख़ास तौर पे कि मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ बयानबाजी बंद की जाए। और फिर हालिया 2-4 दिनों पहले जब पीटीआई की लीडरशिप मुलाकात करने में कामयाब हुई, अभी मेरा ख्याल मंगल के रोज़ की बात है या जुमेरात की, इसी पिछले हफ्ते की, तो उसमें इमरान खान साहब की जानिब से एक ख़ास मैसेज जो है वो मौलाना के लिए भेजा गया कि आप मेरे बिहाफ पे या मेरी तरफ से मौलाना को ये कमिटमेंट या ये पैगाम जो है वो आप पहुंचा दीजिए। अब वो मैसेज मेरा ख्याल है अब चूँकि मौलाना आ गए हैं तो मुलाकात भी उनसे होगी पीटीआई के लोगों की, या फिर असद कैसर या सलमान अकरम राजा, इनके बिहाफ पे या इनके ज़रिए से वो मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग आप में से कमेंट करके बताते हैं कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए या ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है, और यही सूरत-ए-हाल मौलाना साहब के कैंप की तरफ भी है। उनके लोग या उनके जो कारकुनान हैं वो भी ये कभी कभार कहते हैं कि इस तरफ के लोगों को यानी पीटीआई के लोगों को ट्रस्ट ना किया जाए, ये फ़ैसले बदल देते हैं या इस तरह की चीज़ें उनकी समत में भी हैं। तो दोनों जानब से जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसका फ़ायदा तीसरे फरीक को हो रहा है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है यूँ समझ लीजिए उनको हो रहा है। तो देखते हैं आगे इस बारे में क्या अपडेट रहती है। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है और उस इजलास में सदर मुमलिकत जो है आसिफ अली जरदारी साहब वो ख़िताब करने वाले हैं पार्लियामेंट से। और मैं कहीं ख़बर देख रहा था कि वो चल रहा था कि आसिफ जरदारी ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 1 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट आसिफ जरदारी ने हुकूमत से क्यों मांग ली। तो वो फिर बाद में पता चला कि वो उसमें मज़ीद कुछ ऐड ऑन करके तो वो अपनी तकरीर में बताएंगे कि हुकूमत ने क्या कारकर्दगी दिखाई है इस 1 साल में और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उनकी। उसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो वो और भी अपनी तरफ से भी अचीवमेंट शामिल करेंगे। असल में ये कुछ लोग आके बड़ा फैक्चुअली बता देते हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब है वो बिना लगी लिपटी बात कर देते हैं अक्सर। इस बार भी उन्होंने कहा कि हम पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, इसी तनख्वाह पे, ना पीपल्स पार्टी कहीं जाएगी ना हमने कहीं जाना। यानी इनका इत्तेहाद एक मजबूरी की शक्ल में कायम है। ये चाह के भी बयाना तो दे सकते हैं कि हमारे बगैर हुकूमत कायम नहीं रह सकती, हम हट गए तो हुकूमत गिर जाएगी, इस हद तक तो ठीक है। लेकिन हट जाना
हुकूमत गिरा देना ये इनके बस की बात नहीं है। तो इसलिए बयानबाजी होती रहेगी और हल्की हल्की आंच पे ये हल्का फुल्का म्यूज़िक जो है वो चलता रहेगा, तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि देखें क्या है। इलेक्शन के दिनों में भी आपको याद है यही हुआ था, क्या क्या इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ की थी। शहबाज शरीफ ने इवन बिलावल के बारे में, बिलावल ने शहबाज शरीफ, और फिर एंड पे सारे इकट्ठे। तो ये आवाम को दिखाने के लिए सारा कुछ रहता है। तो कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा तो उसमें आपको तफसीलात बताएंगे। इमरान खान के केसेस के हवाले से तफसील ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें उनको, आपको पता है, 14 साल की सज़ा सुनाई गई, तो वो अभी उस केस में अंदर है। लेकिन उसकी जो मरकज़ी अपील है वो समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हो रही। उनकी अपील को पहले एतराज़ लगा, एतराज़ दूर हुआ, फिर डायरी नंबर लग गया, अब वो अपील लग नहीं रही। वरना तो ये था कि अमूमन इतने दिनों में तो अपील की 2-3 समाअतें हो जाती हैं, लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि जनाब कोई अपनी बारी पे नंबर लगेगा, और अगर अपनी बारी पे लगना है तो फिर वो कहाँ तक मामला जाएगा। अभी तो 200 केसेस या 150, 100 केस भी हो, 50 भी हो, तो अगर अपनी बारी पे अपील का इंतज़ार करते हैं, लेट्स सपोज कि अपील में आप सुनते हैं और कोई बंदा आपको लगता है कि यार ये बेकसूर अंदर था, तो इतनी देर, इतनी दिन कोई बंदा अगर जेल में बेकसूर ही रहा और आप सिर्फ ये देखते रहे कि अपनी बारी पे इसको इंसाफ मिलना है या ये देखना है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क का सियासी निज़ाम जो है वो उथल पुथल हुआ पड़ा है, तो मेरा ख्याल है ऐसे मामलात को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 26वीं तरमीम के बाद अब कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है मामला। एक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, एक वीडियो मैं देख रहा था अभी कुछ देर पहले, अभी आपके सामने रख देता हूँ एग्जैक्ट एज इट इज़। पेशावर से कोई साहब है, मैं उनका नाम भूल गया, वरना मैं उनको क्रेडिट ज़रूर देता। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि इमरान खान की रिहाई के लिए पेशावर में एक कैंप लगाया गया, जिसे जानिसारान इमरान खान का नाम दिया गया। और उस कैंप में बेसिकली लोगों को बैठना था, या पूरा एक माहौल, मोमेंटम जो होता है वो होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे क्या मनाज़र थे, मैं तो जाके नहीं देखा, लेकिन वो जो वहाँ पे मुकामी सहाफ़ी हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जो भी साहब हैं, उन्होंने वो करके दिखाया है पूरा वहाँ पे मंजरनामा। तो आप उनकी ज़रा ये वीडियो देखिए और फिर अपने ख़यालात का इजहार करिए कि क्या इस किस्म के कैंप्स लगाना दुरुस्त है जिसमें पार्टिसिपेशन ही ना हो और एक बिल्कुल अलग इम्पैक्ट चला जाए। तो ये वीडियो मैं उनकी यहाँ पर रख रहा हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के जस्टिस चौक में। ये जस्टिस चौक है जो मेरे अकब में है, और उसके साथ ही ये सूबाई असम्बली की इमारत है, और साथ ही ये इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए लगाया गया एक कैंप है, जिसे जानिसारान इमरान खान कैंप का नाम दिया गया है। ये कैंप अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, रिलीज़ इमरान खान मूवमेंट का कैंप है। ये कैंप तो यहाँ पे चंद रोज़ कबल लगाया गया था, लेकिन अब ये कैंप जो है वो बिल्कुल सुनसान है। कोई भी इस कैंप में मौजूद नहीं है, खाली है। और ये साथ ही एक छोटी सी जगह है, इसके अंदर इस कैंप की कुर्सियाँ, बिस्तर वगैरह पड़े हैं। और एक साथी को हमने अंदर देखा कि वो अंदर मौजूद थे और वो अंदर शायद सामान की हिफाजत कर रहे थे, जो भी उनकी यहाँ पे जिम्मेदारी थी वो पूरी कर रहे थे। लेकिन बाकी इस कैंप में कोई नहीं है। प्लानिंग के बगैर कैंप लगाया गया है, प्लानिंग करके लगाया गया है। कैंप ख़त्म हो गया है तो सामान क्यों पड़ा है, मुतालबात पूरे हो गए तो फिर क्या चल रहा है, कोई अंदाज़ा नहीं है फ़िलहाल। लेकिन कैंप यहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि इस कैंप की हिफाजत कर सके, यानी यहाँ पे मौजूद हो सके, यहाँ पे रहे और जो एहतजाज करना है वो पूरा रिकॉर्ड कर सके। कोई भी नहीं था यहाँ पे, सिर्फ एक शख्स था, वो भी सामान के लिए बैठा हुआ था। तो कैंप तो लगा हुआ है, कैंप वाले नहीं है। और इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बेहतर दे सकती है कि आखिर क्यों ये कैंप लगाया गया था और अब ये कैंप क्यों यहाँ पर वीरान पड़ा हुआ है।